खैर, विषय पर वापस आते हैं। हमारा शहर कई प्रमुख भागों में विभाजित है। स्पैरिंग टीम मुख्य रूप से मजबूत और सक्षम लोगों से बनी है। फिर काली अकादमी को दैनिक आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार खरीद टीम है। वे शहर भर में जाते हैं और अकादमी को आपूर्ति करने के लिए सामान खरीदते हैं और वे हमें डिलीवरी के लिए शुल्क देते हैं। अगली पंक्ति जड़ी बूटी संग्रह टीम की है। हमारे शहर के पीछे काली पर्वत श्रृंखला है। ये एक बहुत बड़ी जगह है और क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी है, यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक खजाने हैं जो इस तरह के मौसम को पसंद करते हैं। पहाड़ राक्षसों और सभी प्रकार के अन्य खतरों से भरे हुए हैं, इसलिए जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों के लिए ये सबसे कठिन है, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पैसे भी मिलते हैं। वे जो भी जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं वे काली अकादमी को बहुत ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। इसलिए हमारे अकादमी शहर के लोग सैद्धांतिक रूप से स्पैरिंग, जड़ी बूटी संग्रह और खरीद टीमों में विभाजित हैं। भविष्य में आप इनमें से किसी एक समूह में शामिल होना चुन सकते हैं। चुने? क्यों? तेजस ने पूछा। चांदनी जोया ने जवाब दिया, हमारे शहर में नियम है कि कोई भी आलस्य नहीं कर सकता। सभी को अपने श्रम से जीना चाहिए। यह हम पर भी लागू होता है, भले ही हम अभी भी युवा हैं। अकादमी वास्तव में हमें बहुत कुछ नहीं देती है। भोजन, पेय, आवास और यात्रा का खर्च कार्यों को पूरा करके कमाया जाना चाहिए। हमें साधना के लिए कुछ संसाधन मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और चाहिए तो आपको उन्हें खुद ही प्राप्त करना होगा। शिक्षक कहते हैं कि यह हमारे लिए प्रशिक्षण का एक रूप भी है। इसलिए भविष्य में आप अपने रहने के खर्च और साधना की लागतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए इन 3 टीमों में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक गौतम अक्सर कहते हैं कि मजबूत बनने का मतलब केवल साधना करना नहीं है। अगर आप वास्तव में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सी चीजें करनी होंगी, और पहली चीज जो आपको चाहिए वह है जीवित रहने में सक्षम होना। यह अवधारणा कोई नई बात नहीं थी और तेजस इस कथन से पूरी तरह सहमत था। डेमन महाद्वीप कई पहलुओं में डोलुओ महाद्वीप से अलग था, जहां वह पहले रहता था, लेकिन डोलुओ महाद्वीप पर अकादमी में प्रवेश के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती थी, और अकादमी के भीतर छात्रों को मिलने वाले संसाधन भी कार्यों को पूरा करने पर निर्भर करते थे। दोनों जगहों में निश्चित रूप से समानताएं थीं, भले ही वे अलग अलग तरीकों से काम करते हों। रिडेम्पशन अकादमी सही रास्ते पर लगती है। मैं तुम्हें आज ही रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे उधार दे सकता हूं। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम मुझे वापस कर सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी 12 साल के नहीं हुए हो, है ना? तुम्हारे 12 साल के होने से पहले ही अकादमी तुम्हें साधना के संसाधन मुहैया करा देगी, लेकिन तुम्हें खर्चे चुकाने होंगे जिन्हें तुम काम करने के बाद चुका सकते हो। तेजस ने सिर हिलाया। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। उसके पास कुछ पैसे थे, विंड स्पिरिट स्टोन से बने दानव कठोर सिक्के। उसने पिछली टक्कर प्रतियोगिता में 3 एथरहॉर्न सिक्के कमाए थे, जो उसने आदित्य राज को उधार दिए थे और बाद में उसे वापस कर दिए थे। उसने विंडवुल्फ टाउन लॉर्ड से एक छोटा बैग भी प्राप्त किया था। उसने अभी तक यह नहीं देखा था कि उसमें कितना पैसा है, लेकिन यह देखते हुए कि यह शहर के लॉर्ड से था, यह कम होने की संभावना नहीं थी। इसलिए तेजस के पास अब पैसे की कमी नहीं थी। चांदनी जोया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अच्छा, यह तो बढ़िया है। बातचीत करते हुए वे छोटे से कस्बे में दाखिल हुए। वहाँ एक गली थी जिसमें कई दुकानें थीं, जिनमें से ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचती थीं। तेजस ने देखा कि वहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेचने वाली जगहें भी थीं। ये जड़ी बूटियां बेचने वाली दुकान गली में सबसे बड़ी थी और मेयर अभय राव के घर के पास, शहर के केंद्र के पास स्थित थी। लगभग 6000 की आबादी वाला यह अकादमी शहर काफी हलचल भरा था, और अब जब उसे चारों ओर देखने का समय मिला तो तेजस ने देखा कि शहर में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि राक्षस भी थे। इन राक्षसों ने मोड़ के हरे रंग की वर्दी पहनी हुई थी, जो उनकी अलग अलग शारीरिक आकृतियों के अनुसार बनाई गई थी। वे काफी आकर्षक लग रहे थे। चांदनी जोया के स्पष्टीकरण के बिना भी तेजस समझ गया था कि ये काली अकादमी के राक्षस छात्र होंगे। तेजस ने इन छात्रों के बीच कई ऐसे राक्षसों को देखा जिनका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके मन में एक विचार आया,
दूसरे लोग राक्षस देखते हैं, लेकिन मैं केवल रक्त की धड़कन महसूस करता हूँ। अब 5वें क्रम में पहुंचने का मतलब था कि वह एक और रक्तरेखा छाप और एक नई क्षमता प्राप्त कर सकता था। वह अब रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और दानव रक्तरेखा शक्ति के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझने लगा था। इसलिए उसे अपनी 5वीं क्षमता का चुनाव सावधानी से करना था। उसे अपने लिए सबसे उपयुक्त एक को खोजने की आवश्यकता थी। कई रक्तरेखा छापों को निगलना कोई चिंता की बात नहीं थी। सबसे पहले, अगर वह एक बेहतर छाप को एकीकृत करता है तो वह अपनी वर्तमान छाप क्षमताओं को बदल सकता है। दूसरा, अगर विशेषताएं संगत थीं तो छापें विलीन हो सकती हैं। हालांकि एक हाइब्रिड छाप को आगे बढ़ाना निश्चित रूप से एक एकल छाप को बढ़ाने से अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा विलय एक दोधारी तलवार की तरह हो सकता था। एक अच्छा विलय उसकी मूल क्षमताओं को बढ़ा सकता था, लेकिन उसे आशंका थी कि एक बुरा विलय प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। तेजस को इस बारे में बहुत चिंता नहीं थी। अपने गॉड किंग के अनुभव और पिछले जीवन के साधना ज्ञान के साथ वह सटीक रूप से हत्या कर सकता था कि कौन सी रक्तरेखाएं विलय के लिए उपयुक्त हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हम मर्ज किए गए छाप को ऊपर उठाना अधिक जटिल हो सकता है। विलय से पहले सिर्फ एक प्रकार की रक्तरेखा को खाकर छाप को बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। उसे संतुलन बनाए रखे हुए कई प्रकारों को निगलना था या अन्य समान प्रकार की रक्तरेखा छापों को मर्ज करने पर विचार करना था। इसके लिए तेजस को अपने दम पर खोज जारी रखनी होगी। सौभाग्य रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की विशेषता थी कि वह किसी भी बेकार छाप को हटा सकती थी। इसलिए भले ही विलय का परिणाम आदर्श न हो, फिर भी त्रुटि की गुंजाइश थी। तेजस इस बारे में जल्दी में नहीं था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, भविष्य में स्वाभाविक रूप से विभिन्न दानव रक्तरेखाओं में से चुनने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। चांदनी जोया के मार्गदर्शन में तेजस ने दैनिक जरूरतों को खरीदने के लिए विंड स्पिरिट स्टोन से बने दानव कठोर सिक्कों का इस्तेमाल किया। कीमतें बहुत ज्यादा नहीं थीं। हालांकि दानव कठोर सिक्के सबसे कम मुद्रा थे, फिर भी उनमें कुछ क्रय शक्ति थी। जरूरत की चीजें खरीदने के बाद दोनों रिडेम्पशन अकादमी लौट आए। आज के लिए धन्यवाद। तेजस ने चांदनी जोया को हाथ मिलाते हुए एक दानव कठोर सिक्का थमाया। चांदनी जोया के चेहरे के भाव बदल गए। ये क्या कर रहे हो? तेजस ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं आपका समय व्यर्थ बर्बाद नहीं कर सकता। चांदनी जोया ने झल्लाते हुए कहा, आखिरकार मैं तुम्हारी सीनियर हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दीपक भट्ट जैसी हूं? यह कहकर वह मुड़ गई और चली गई। जाहिर तौर पर वह थोड़ी नाराज थी। तेजस को एक मिश्रित भावना का अनुभव हुआ, खुशी और निराशा का मिलाजुला एहसास। पूरे रास्ते में चांदनी जोया उसे देखती रही और उसे बराबरी के आदान प्रदान और आत्मनिर्भरता के बारे में समझा रही थी। इसी कारण उसने ये कदम उठाया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे जोया नाराज हो जाएगी। वास्तव में एक कहावत है, एक महिला का दिल समुद्र के तल पर एक सुई की तरह है। वास्तव में इसे समझना मुश्किल है। शाम हो चुकी थी। चांदनी जोया ने पहले बताया था कि अकादमी में भोजन सामुदायिक होता था और शिक्षक और छात्र एक विशिष्ट कैफेटेरिया में एक साथ भोजन करते थे। हालांकि अभी समय नहीं आया था। उसे अभी थोड़ा और इंतजार करना था। तेजस ने अपनी दैनिक जरूरत की चीजें खरीद कर व्यवस्थित कर दी, जिसे कमरे में तुरंत जीवन का एहसास आ गया। अपने कमरे के चारों ओर देखते हुए तेजस को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कब तक रहेगा, लेकिन यह जगह एक सुरक्षित घर जैसी लग रही थी। चाहे वह रिडेम्पशन अकादमी हो या काली अकादमी, उसे अभी भी उन्हें समझने के लिए समय चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखना था। शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। वह कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने लगा। उस दिन विंडवुल्फ टाउन लॉर्ड को मारने के बाद वह बिमल राव के साथ लगातार घूमता रहा था। तेजस को विंडवुल्फ लॉर्ड की रक्तरेखा ऊर्जा को सही तरीके से अवशोषित करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी साधना का स्तर उजागर हो जाएगा। विंडवुल्फ लॉर्ड की रक्तरेखा ऊर्जा बहुत सघन और शुद्ध थी। एक शीर्ष 5वें क्रम का प्राणी होने के नाते पूर्ण रक्तरेखा भक्षण ने तेजस को सीधे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के 5वें स्तर पर पहुंचा दिया था, और साथ ही उसे इस दुनिया में 5वें क्रम की साधना प्राप्त करने की अनुमति भी दी थी।